नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी दी है ओआईसी को, मुस्लिम देशों के इस संगठन को, कि अगर उसने विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा नहीं की तो वो खुद एक ऐसा सम्मेलन बुलाएगा और उसमें वो तमाम इस्लामी मुल्क शामिल होंगे, मुस्लिम बहुल मुल्क शामिल होंगे जो कश्मीर के मामले में उसके जैसी राय रखते हैं। अब इस चेतावनी को कई तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये है कि शायद पाकिस्तान अब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, निराश हो गया है, हताश हो गया है, इसलिए इस तरह दबाव और चेतावनियों से काम ले रहा है। फिर ये भी है कि क्या वो इस संगठन से पंगा ले रहा है, इस संगठन के नेता सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क से सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, उससे दुश्मनी मोल ले रहा है। ये तमाम प्रश्न उठ खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उसकी ये चेतावनी काम करेगी, क्या वो ओआईसी को मजबूर करेगी कि वो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए और भारत के रुख का विरोध करे। इस सब तमाम सवालों पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया पूरे पत्रकारिता के माहौल को ख़राब कर रहा है, सही खबरें नहीं दे रहा है, तोड़ मोड़ कर खबरें दे रहा है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े होने चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप सदस्य बनकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मदद कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी है, चेतावनी दी है। इस चेतावनी का आखिरकार सबसे पहला सवाल ये है कि मतलब क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से ये इस तरह की चेतावनी देने का क्या मतलब है। पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में है, साल भर हो गए हैं। कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद, उसका विशेष दर्जा छीन लिए जाने के बाद 1 साल गुजर गया है। 5 अगस्त से इमरान खान, उनकी सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का सवाल प्रमुखता से आ जाए, लेकिन वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम देशों के संगठन का ये संगठन है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें भी वो उसको इस तरह से मजबूती के साथ उठवा नहीं पाए हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये कहना चाहिए नाकामी है और पाकिस्तान के अंदर से ये दबाव बनने लगा है, ये माने जाने लगा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है कश्मीर के मामले में। साल भर गुजर जाने के बाद भी इसकी उपलब्धियों के जो खाता है उसमें शून्य है। ओआईसी में देखिए कि ये उसी समय से कोशिश इमरान खान ने शुरू कर दी थी, और बल्कि जब ओआईसी ने इस मामले को टेकअप नहीं किया था, क्योंकि सऊदी अरब और कई देशों के संबंध भारत सरकार से अच्छे थे, उस समय ईरान के संबंध भी भारत से अच्छे थे, इसलिए ये मुद्दा वहाँ नहीं उठ पाया। तो फिर दिसंबर में एक कोशिश हुई थी तुर्की और मलेशिया के साथ एक कुआलालंपुर में मीटिंग की, जिसमें इमरान खान को भी जाना था, लेकिन फिर सऊदी अरब के दबाव या निवेदन पर इमरान खान वहाँ नहीं गए थे और वो सम्मेलन एक तरह से फ्लॉप हो गया था, वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन ये जो दबाव बनाने की कोशिश थी वो चलती रही और उसने थोड़ा सा असर अभी पिछले अप्रैल में दिखाया था, जब ओआईसी की जो एक कॉन्टेक्ट ग्रुप है विदेश मंत्रियों का, उसमें इस पर चर्चा हुई और बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और मूल निवासियों से संबंधित नए कानून लागू किए जाने को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया था, और वो बहुत कड़ा प्रस्ताव था और ये माना जा रहा था कि ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पाकिस्तान की। उसने इस तरह से प्रचारित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कई मांगें थी। जैसे इस जो कॉन्टेक्ट ग्रुप ने ये मांग रखी थी उसमें थी पहली कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए,
मानवाधिकारों के हनन को रोका जाए, आबादी की संरचना में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं मानवाधिकारों की जांच करें, मानवाधिकारों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए भारत सहमति दे। तो इस तरह से एक पहली बार ओआईसी ने अप्रैल में इस तरह की घोषणा की थी और एक प्रस्ताव पारित किया था और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। दरअसल उस समय भी ये कहा जा रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है दरअसल इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान उसके लिए कैंपेन कर रहा है या पाकिस्तान एक गुटबंदी कर रहा है ओआईसी के अंदर ही मलेशिया, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर, उसका प्रभाव है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें थी जो ओआईसी के देशों पर दबाव डाल रही थी। जो भारत में जो गतिविधियां हो रही थी, जैसे धारा 370 का तो मामला था ही, उसके बाद जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न की बात होने लगी, मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात होने लगी, उन पर अत्याचार की बात होने लगी और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जो आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हुए उनसे एक हवा बनी। और उसमें जो पकड़ धकड़ की सरकार ने, जामिया मिलिया में जिस तरह से पुलिस ने हमला किया, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमला किया और कई और जगहों पर इस तरह के सरकारी मशीनरी ने हमले किए, पकड़ धकड़ की, उससे एक दबाव बना। और फिर जो फरवरी में दंगे हुए और उसके बाद जिस तरह की पुलिस ने जांच की और पकड़ धकड़ की, उससे एक माहौल बना कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तब जाकर ओआईसी ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उसके बाद से लगातार खामोशी बनी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से अब एक तरह का फ्रस्ट्रेशन इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की सरकार में आ गया है और वो उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि क्या करे आगे। तो उसने अब जो शाह महमूद ने, ये कुरैशी ने ये जो बयान दिया है, ये उसको उसी से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इस बयान का क्या कोई असर पड़ेगा? असर पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। असर इसलिए पड़ सकता है कि चूँकि अब भारत में जिस तरह का माहौल बन गया है, आंतरिक माहौल, और अभी जो अयोध्या में जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ है, राम मंदिर के निर्माण का, उससे भी एक संदेश गया है कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद मुसलमानों को अदालत से भी न्याय नहीं मिला और अब वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। और ये भी खबरें हैं कि मथुरा काशी के बारे में भी अब सरकार सोच रही है, संघ परिवार सोच रहा है। तो एक जो मैसेज जा रहा है उससे इस्लामी देशों में बेचैनी तो ज़रूर है भारतीय मुसलमानों को लेकर, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बेशक कश्मीर की वजह से और कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने की वजह से समर्थन भले ही ना मिले, लेकिन इन तमाम वजहों से उसे समर्थन मिलने लगा है। इस बीच में हुआ यह है कि ईरान से भारत के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान अब चीन के साथ हो गया है और चीन भी निश्चित रूप से इस पूरे मामले में एक भूमिका अदा करना चाहेगा, पाकिस्तान के थ्रू भी, सऊदी अरब के ज़रिए भी, ईरान के ज़रिए भी। तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश निश्चित रूप से हो रही है। चीन का रोल भी है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि सऊदी अरब अभी भी ताकतवर है, लेकिन अभी जो क्राइसिस आई है कोरोना की वजह से, पेट्रोलियम की डिमांड एकदम से गिर गई है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, और जिससे सऊदी अरब एक थोड़ा सा मुश्किल में फंसता नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर ओआईसी का लीडरशिप उसके पास है और उसको अपने पास रखना है, तो उसे इस तरह के मुद्दे को लेना पड़ेगा हाथ में, जिससे वो लगे कि वो इस्लामी देशों का नेतृत्व कर सकता है। इस्लामी देशों के नेतृत्व का सवाल भी ओआईसी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उधर तुर्की भी कोशिश कर रहा है कि उसे मुस्लिम देशों का नेता माना जाए, क्योंकि वो ज़्यादा इस समय कट्टर रुख अख्तियार कर रहा है मुसलमानों के मामले को लेकर। जैसे अभी हागिया सोफिया मस्जिद जैसे म्यूज़ियम को कन्वर्ट करके उन्होंने मस्जिद बनाया। तो एक पूरी इस्लामी पॉलिटिक्स टर्की में चल रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मदद लेकर
मलेशिया की मदद लेकर वो अपनी लीडरशिप को भी चमकाने की कोशिश अर्दोआन वहाँ के नेता कर रहे हैं। तो लीडरशिप की का जो कंपटीशन है ओआईसी के अंदर, उसमें सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि टर्की उस पर भारी पड़े, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये हो सकता है कि सऊदी अरब इस मामले को थोड़ा प्रमुखता देने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि पाकिस्तान जिस तरह से ये चेतावनी दे रहा है वो सऊदी अरब को पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान की मदद भी करता रहा है। ऐसे में कोई इस तरह का देश उसे चेतावनी दे, ये उसकी पसंद में नहीं होगा। लेकिन चूँकि सऊदी अरब भी अभी थोड़ा मुश्किल में है, उसके जो सुल्तान हैं वो भी मुश्किल में है, क्योंकि उन पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर पाकिस्तान के लिए काम कर सकती हैं और उसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा सबसे बड़ा हिंदुस्तान की आंतरिक जो स्थिति है उसकी वजह से मिलेगा। बहुत सारे जो इस्लामी देश थे पहले 5 अगस्त के समय भारत के साथ थे, लेकिन जो हालात बदले हैं उनमें से बहुत सारे अब पाला बदलने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी इस्लामी जनता के साथ, मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखना ज़रूरी उनके लिए हो रहा है। तो अगर इस तरह का मोबिलाइजेशन होता है और पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर भी रहा होगा तमाम मुस्लिम देशों को इस तरह के हालात बताकर अपने साथ लाने की, तो अगर सऊदी अरब तैयार होता है तो ये एक पाकिस्तान के लिए जीत होती है। अगर सऊदी अरब तैयार नहीं होता है और पाकिस्तान को 10, 12, 15 मुल्कों का साथ मिल जाता है और वो एक पैरेलल सम्मेलन करने की कोशिश करता है, एक सम्मेलन करने की कोशिश करता है पाकिस्तान में, और अगर टर्की, ईरान, मलेशिया और कुछ और देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। उसको थोड़ा सा कम से कम घरेलू राजनीति में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिल सकता है। पाकिस्तानी जनता की, पाकिस्तानी आवाम की नज़र में वो ये कम से कम संदेश जा सकता है कि इमरान कोशिश कर रहे हैं, देखिए उन्होंने ये सम्मेलन भी कर लिया। लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ेगी इसमें बहुत संदेह दिखता है, क्योंकि इससे ज़्यादा की कोशिश कर पाने में ओआईसी असमर्थ है जब तक कि ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस में न जाए और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी इसमें थोड़ा ज़ोर न लगाएं। वो देश क्यों ज़ोर लगाएंगे ये समझ से परे है, क्योंकि भारत के साथ उनको चूँकि अपने आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करना है, भारत के बाज़ार की उन्हें ज़रूरत है, ख़ासतौर से अभी जिस तरह की आर्थिक मंदी चल रही है उसमें, तो वो नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ संबंध खराब हों। लेकिन वो एकदम से खारिज भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सवाल है ये उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है इससे आगे निकल पाने की, लेकिन ये भारत सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो कैसे सऊदी अरब को भी रोके, ओआईसी को भी रोके। पाकिस्तान के अगर सम्मेलन होता है तो उसमें कम से कम देश जाएं, इसकी भी कोशिश करें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को ज़्यादा तूल न मिले ये उसको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट उसे अपने घरेलू माहौल को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। जो पूरी फ़िज़ा बन रही है लोकतंत्र विरोध की, निरंकुशता की, मानवाधिकारों के हनन की, मुसलमानों को दबाने, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करने की, ये जो पूरा माहौल बन रहा है इसके बारे में भी उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके उलट ही वहाँ पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, और अगर वो उस ध्रुवीकरण मजबूत होता जाता है तो निश्चित रूप से ये भारत के हित में नहीं होगा। तो ये भारत के लिए भी चुनौती है, पाकिस्तान के लिए भी चुनौती है। लेकिन कश्मीर का जो मामला है वो अभी हिलने डुलने वाला नहीं लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कोई बहुत ठोस मुहिम नहीं चलती है तब तक ऐसे मामले हिलते डुलते नहीं हैं। चीन की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चीन चूँकि अभी भारत से उलझा हुआ है, भारत चीन से सीधे सीधे टकराने के मूड में है और अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ गुटबंदी कर रखी है। इसका ये पसंद नहीं आ रहा चीन को, तो चीन इस तरह से भी दबाव बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा होगा, कर सकता है, और उसका भी असर इस सब मामले पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान की अहमियत और उससे उपजने वाली परिस्थितियां, परिदृश्य जिनमें
जो भारत और पाकिस्तान के आपसी टकराव है, आपसी प्रतिस्पर्धा है, वो किस तरह से रुख ले सकता है, करवट ले सकता है। मित्रों, उम्मीद है कि आज का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे और satyhindi.com को अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।